आदमी के पास घर नहीं है, उसके पास तिरंगा है, घर दे दिया आपने। जिन लोगों ने आजादी के बाद 52 वर्ष अपने ऑफिस पे तिरंगा फहराया नहीं है, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ गुलामी की और देशवासियों के साथ गद्दारी की, ये जो लोग मना रहे हैं आजादी का महोत्सव के नाम पर, ये उनका दोगलापन है, ये हिपोक्रेसी है। और ये जो हर घर तिरंगा करके आ रहे हैं, ये सब बकवास है। न्याय खरीदा जा रहा है, के खिलाफ कोई भी बोला तो वो देशद्रोही है। कितने लोगों की ईडी लगाएंगे ये लोग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मुल्क 75वां जश्न मना रहा है और महापर्व के नाम से पूरे मुल्क में तिरंगा लहराने की बात हुकूमत की जानिब से की जा रही है। लेकिन कई सारी सच्चाइयाँ हैं। देखते देखते 75 साल तो गुजर गए, लेकिन कई सारे सवालात लेकर ये 75वीं वर्षगांठ हमारे सामने आ रही है। लिहाजा आज हमारे साथ ख़ास मेहमान मौजूद हैं, नागेश सातेरी साहब। उन्होंने बहुत सारे सियासी उतार चढ़ाव देखे हैं, वो ख़ुद भी माजी महापौर रहे हैं, ख़ुद वो वकला हैं, वकील हैं। सर, सबसे पहले आपका चैनल पर खैर मकदम इस्तकबाल। सर, मौजूदा जो हालात हैं सर, जिस कदर 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो इस पस मंज़र में मौजूदा हालात दोगला रवैया इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहा है कि एक तरफ तो वो संविधान को मानते भी नहीं हैं, दूसरी तरफ संविधान की दुहाई देते हुए तिरंगे की दुहाई देते हैं। और सभी जानते हैं कि आरएसएस की उनके कार्यालय पर 52 साल से तिरंगा नहीं लहराएगा। तो ऐसे में एक तरफ तो संविधान की बात की जाए और दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र का एजेंडा आगे कर दिया जाए। ऐसे में मुल्क किस दिशा में जा रहा है? किसी भी देश का आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना ठीक है, लेकिन हमारे देश में आज़ादी का जो जश्न मनाया जा रहा है वो सही मायने में है क्या, ये मेरा सवाल है। जिन लोगों ने आज़ादी को विरोध किया, जिन लोगों ने आज़ादी के बाद 52 वर्ष अपने ऑफिस पे तिरंगा फहराया नहीं है, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ गुलामी की और देशवासियों के साथ गद्दारी की, ये लोग झूठ बोल के आज सत्ता पे आए हैं। सत्ता पे आने के बाद जिन्होंने जो वादे किए थे देशवासियों के साथ, उसमें का एक भी वादा उन्होंने अमल में नहीं लाया है। और अभी ये जो लोग मना रहे हैं आज़ादी का महोत्सव के नाम पर, ये उनका दोगलापन है, ये हिपोक्रेसी है, ढोंग है। क्यों? कर्नाटक के एक मिनिस्टर 6 महीने के पहले, ईश्वरप्पा उनका नाम, उन्होंने कहा हम तिरंगा मानते नहीं, जल्द ही हम तिरंगे की जगह भगवा फहराएंगे राष्ट्रध्वज करके। इन लोगों से तिरंगा पे प्यार कब क्यों आया? 14 अगस्त 1947 स्वतंत्रता के पूर्व संध्या में ऑर्गेनाइज़र जो इनका माउथपीस है आरएसएस का, उसमें एक लेख है। उस वक्त के जो आरएसएस के प्रमुख थे, उन्होंने कहा है ये कांग्रेस के लोग, इनके कहाँ से भी ये स्वतंत्रता मिली है और हमारे हाथ में तिरंगा देने की जो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है तुम तिरंगा दे तो हम उसको हम हमारे दिल से सम्मान नहीं देंगे। क्यों बोले तो इसमें 3 रंग है और ये 3 रंग अशुभ है। ऐसा बताने वाले लोग आज हर घर तिरंगा पूछते हैं। मैं पूछता हूँ कि हर घर तिरंगा देने के लिए एक आधा आदमी के पास घर नहीं है, उसके पास तिरंगा है, घर दे दिया आपने। ये क्या चल रहा है? और एक बार आप संविधान को छेड़छाड़ कर रहे हैं। जो ऑटोनॉमी संस्था है, ईडी है या इलेक्शन कमीशन है, उसको आप कमकोत कर जाए, उनको आप अशक्त बना रहे हैं और संविधान को आप मानते नहीं। वो सही मायने में ये लोग संविधान ही मानते नहीं, उनको मनुस्मृति चाहिए। ये लोग मनुवादी है और ये जो हर घर तिरंगा करके आ रहे हैं, ये सब बकवास है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये संविधान को नहीं मानते तो ये लोग देश विरोधी हैं, देशद्रोही की तरह हैं?
देश विरोधी देशद्रोही मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उनका जो रवैया है वो बता सकता है ये लोग क्या है। सर ये चुनाव हर बार जीत जाते हैं, अगर जीती हुई हुकूमत भी गिराते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं। अब तो ईवीएम भी कौन सा भी बटन दबाओ आप कमल की पर्ची निकलती है। ऐसे में फिर कैसे संविधान बाकी रहेगा? इसके लिए आगे की उम्मीद क्या हो? संविधान क्या है? परसों हमारे जस्टिस गुप्ता करके आए, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने बताया कि देश में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है और न्याय खरीदा जा रहा है। अगर न्याय उनके पक्ष में नहीं है तो जजों को धमकी भी दी जा रही है। ऐसे माहौल में संविधान जिंदा है को किस मुंह से हम बोल सकते कि संविधान भी जिंदा है करके? इनके खिलाफ कोई भी बोला तो वो देशद्रोही है। अभी उत्तर प्रदेश में इनके खिलाफ कुछ प्रदर्शन हुआ, अरे आप बुलडोजर लगाते, गरीब लोगों के घर जमींदस्त करते, कुछ कायदा है क्या? नहीं। और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर स्टे भी नहीं दिया जी। कैसा भरोसा रखने का? पत्रकारों को भी तकलीफ दी जा रही है, पत्रकारों को तकलीफ दी जा रही है, दलितों को तकलीफ दी जा रही है, मुसलमानों को तकलीफ दी जा रही है। और जो लोग सिर्फ इनके अंधभक्त है, इनका जो सुनते हैं, उनके लिए वो संविधान मानते हैं। सर ऐसे वक्त में कैसे देश को बचाया जाए, क्या कर सकते हैं? देश को बचाना है तो आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ देश में पूरे विरोधी पक्ष एक होना चाहिए, लेकिन बदनसीब से नहीं होता है। सर ईडी आईडी सरकारी एजेंसीज लगा रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं, कैसे कोई आगे बढ़कर आएगा सर? क्यों? कम्युनिस्ट लोग हम डरते नहीं ईडी को, क्यों नहीं लगा रहे ईडी कम्युनिस्ट लोगों को? है केरल में हमारा राजा है, त्रिपुरा में था और बंगाल में भी था। कुछ तुम 38 साल नेशनल हेराल्ड का 1938 में स्थापन हुआ, उसको अब आप ईडी लगा के सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आप सता रहे हैं, फिर कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को क्यों नहीं लगाते? हम सिंसियर है तो सिंसियर लोग क्या भी डरने का सवाल नहीं है। कितने लोगों को ईडी लगाएंगे ये लोग? और क्या है बदनसीब से ये विरोधी गुट में अभी बीएसपी हो, हमारे ओवैसी साहब हो, ये सब लोग एक होना चाहिए। अगर हम एक नहीं हुए तो बीएसपी का नाम लिया सर, मायावती तो वो बीजेपी को ही सपोर्ट करने की कोशिश करती है, वो इसी पर भी सवाल उठाई जाती है। मायावती ने तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी को हेल्प की ओपनली। तो क्या ये डरे हुए हैं? क्या है इसके पीछे? डरे हुए लोग है ये। जब तुमको सत्ता मिली, ऑनेस्टली काम अगर करते तो कुंडनी का सवाल नहीं था ना। अभी केसीआर तेलंगाना में क्यों नहीं डरता वो? नहीं, लेकिन माहौल तो डर का बनाया जा रहा है ना सर। तीस्ता तलवाड़ को जो है खींच के जेल में डाल दिया गया, संजीव भट्ट को जेल में डाला दिया तो बहुत बुरा है, लेकिन उसमें भी जो हमारे जैसे लोग हैं, हम नहीं डरेंगे। उनको क्या करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा? लेकिन सरकार भी बदल नहीं सकते ना सर, आप बहुत कम है तो कैसे नहीं सकते? तो ईवीएम मशीन बंद करो पहले। ये जो सब हो रहा है, देखो एक बात पूछता हूँ, देश में जो प्रमुख चैनल है, अंबानी के 11 चैनल्स है, अडानी के 27 है, और ये पूरे नेशनल चैनल्स है, और छोटे मोटे चैनल्स भी पूरे खरीदी लिए है। कौन सा भी चैनल लगाओ, बीजेपी का बारे में कितना प्रचार करते, एजेंडा लेके जाते, और अभी कहाँ भी कुछ उनके खिलाफ हुआ तो दिखाती भी नहीं। फिर कैसा? और ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश है, इनके बाप जादे भी अगर आए तो ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनता। सर खुले मंचों से जो धर्म संसद जो रखी जा रही है, जेनोसाइड, नरसंहार करने की धमकी दी जाती है, तो ये क्या है कि खुलेआम इन पर कोई गिरफ्त नहीं है, अगर लेकिन सोशल मीडिया पर आप एक पोस्ट भी डालते हैं तो आप पर जो है सुमोटो केस बना के जो अंदर सकते हैं। ये मेरा इंटरव्यू देखने के बाद तुम ऐसा इंटरव्यू क्यों देख कर केस बना सकते हैं? बनाने दो, डरते क्यों हम? लेकिन एक ना एक दिन श्रीलंका में हमने देखा है अभी क्या हुआ है। हाँ, लोग रास्ते पे आए हैं, एक दिन यहाँ पे पूरे लोग इकट्ठा होंगे और वो दिन बहुत दूर नहीं है। देखो आप जी। तो ये श्रीलंका जैसे हालात भारत में भी रूनुमा होने वाले हैं, ऐसा आप कहना चाहते? हाँ, जरूर होंगे। अगर तुम अच्छा सही दिशा में नहीं जा रहे तो जरूर होंगे। कितना झूठ बोलेंगे आप?
आप सत्ता से सवाल पूछेंगे तो देश विरोधी माना जाता है, तो इसके लिए क्या? अच्छा नहीं है, सही बात नहीं है। सत्ता से सवाल नहीं करेंगे तो क्या विरोधी पक्ष को सवाल करेंगे? हम सत्ता से ही सवाल करेंगे ना। पत्रकारिता चाटुकारिता में बदल चुकी है। अगर उनके हक में बात करते हैं तो चैनल जिंदा रहता है, उनके हक में बात करते हैं तो वह पार्टी का गठबंधन 5 साल तक चलता है, नहीं तो पार्टी को गिराया जाता है। ये हिटलर के जमाने में ऐसा होता था। जी जी, अच्छा अच्छा, हाँ। ये वही चाल चल रहे हैं लोग। हिटलर के ज़माने में ऐसा ही था। सर, ये 75 साल के मौके पर आप नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहिए? हम नौजवानों को ऐसा बताएंगे कि आप आज़ादी का इतिहास पढ़ो। आज़ादी में जो उन लोगों ने अपना सर्वस्व बलिदान किया है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग थे। मेरा एक वीकली है साम्यवादी, तो अभी 18 इश्यूज़ में हमने मुसलमान समाजों से जो लोग इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी की है, उनका एक एक पेज का ये रिटर्न कर रहा हूँ। तो नौजवानों ने पढ़ना चाहिए आज़ादी का इतिहास, और ये आज़ादी के इतिहास में ये लोग कहाँ थे वो भी सोचना चाहिए, और सोच के क्या अच्छा क्या बुरा सोचने की ये क्या बोलते हम, उनको ताकत तो आनी चाहिए ना। और अगर एक दिन ये अच्छा पूरा इतिहास पढ़ेंगे तो उनको मालूम होगा कि आज़ादी में कैसा मुस्लिम और हिंदू कंधे से कंधा लगा के लड़े हैं। अभी आपने शुरुआत में ही कहा कि जो है आज़ादी की जंग मुसलमान भी लड़े, हिंदू भी लड़े, तमाम मज़ाहिब के लोगों ने इस जंग आज़ादी में अपना खून बहाया, कुर्बानी पेश की, और जो है मनुवादी मनुस्मृति मानने वालों ने कभी भी इसमें नहीं की, और वो मुखबिरी करते रहे अंग्रेज़ों की। इसके बावजूद भी आज की तारीख में मुसलमानों के साथ कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। क्या बात? क्यों? ये गलत बात है। छोड़ो भारत, ये घोषणा किसकी थी? यूसुफ अली मेहर यूसुफ अली की घोषणा थी। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान किसने लिखा है? कवि इकबाल ने लिखा है। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ये किसने लिखा है? यही एक मुसलमान कवि ने लिखा है। ऐसे 7 जो है। और सबसे अहम बात यह है, जो तिरंगा है वो पहला तिरंगा सुरैया तब्बब जी नाम की एक मुस्लिम औरत ने सिलाई है। ये कैसा भूलते हम? ये लोगों को पता नहीं है, नौजवानों को पता नहीं, ये सब नौजवानों को पता होना चाहिए। हमारे नागेश सातिरी साहब ने बड़े ही बेबाकी के साथ, सर आप देश विरोधी भी कहा जा सकता है, आपने जिस तरह से बातें की है, लेकिन वो बेखौफ होकर वो अपने ख्यालात का उन्होंने इजहार किया। लिहाजा हम इत्तेहाद न्यूज़ पर बेलगाम के नामचीन और नामवर हस्तियों की मुलाकात लेंगे और उनके बेबाक जो ख्यालात हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से नागेश सातिरी साहब एक सामाजिक खिदमतगार हैं, वकील भी हैं, किसान लीडर हैं, कई सारे जो है वो तंजीमें और कमेटियां भी चलाते रहते हैं, ख़वातीन के हुकूक के लिए भी लड़ते हैं। लिहाजा उन्होंने जिस तरह से आज बात की है वाकई वो काबिल गौर है। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने नौजवानों को एक पैगाम दिया है कि डर खौफ के साए में जीने से अच्छा है कि एक नए इनकलाब के लिए एक कदम उठाया जाए, ताकि एक नई सुबह फिर से आएगी और इस देश को फिर सुजलाम सुफलाम बना सकती है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।